तो नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी चल रही थी हिंदी की शिक्षण विधियाँ, जिनमें हमें पूर्व में सभी लगभग अपनी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट होने वाली है। और आज हम उन्हीं शिक्षण विधियों में आगे पढ़ेंगे व्याकरण अनुवाद विधि। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण अनुवाद विधि। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें व्याकरण का अनुवाद किया जाता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है। इस विधि को अगर नाम दें तो इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखते हैं कि ये जो विधि है व्याकरण अनुवाद विधि, ये यहाँ से नहीं है। ये सबसे पहले संस्कृत में प्रयोग की गई थी। कहाँ प्रयोग की थी? संस्कृत विषय में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और सर्वप्रथम इस विधि को अपनाने के कारण डॉक्टर, पूरा नाम याद रख लेना, भंडारकर का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। संस्कृत में इस विधि को डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के अपनाने के कारण इस विधि को ये नाम दे दिया गया, भंडारकर विधि। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम संस्कृत में इस विधि को अपनाया गया था। तो ये विधि क्या है? ये जो अनुवाद के सिद्धांत है उस पर आधारित है। अनुवाद के सिद्धांत पर आधारित है ये। जैसे कि व्याकरण अनुवाद है, यानी कोई व्याकरण का शब्द है उसका अनुवाद करना है। ठीक है, संस्कृत में जब हम पढ़ते थे तो संस्कृत की लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता था, वो इसी मेथड से किया जाता था, व्याकरण अनुवाद विधि द्वारा। तो इस विधि को ये अनुवाद के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है। व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है, यानी रट्टा लगवाया जाता है, इसलिए कंठस्थ करवाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? सबसे पहले व्याकरण के जितने भी नियम हैं संस्कृत वालों को वो रटाए जाते हैं। आप देख लेना, जो तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से उनको पता है कि उनको सबसे पहले व्याकरण के नियमों को क्या करवाया जाता है? कंठस्थ करवाया जाता है। उसके बाद क्या करवाया जाता है? उसके बाद जो हमें द्वितीय भाषा संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में ट्रांसलेट है, यानी उसके बाद द्वितीय भाषा का अनुवाद मातृभाषा में सिखाया जाता है। ठीक है, यानी आपने जब संस्कृत पढ़ी थी उसका हिंदी में अनुवाद करवाया था, तो हमारे लगभग यहाँ मातृ जो भाषा है वो हिंदी को माना जाता है, तो हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाता है। तो अदर कहीं जैसे संस्कृत है तो उसको मराठी में ट्रांसलेट करवाया जाएगा, कहीं है तो पंजाबी में करवाया जाएगा, संस्कृत का अनुवाद मराठी, तमिल, गुजराती, यहाँ अलग अलग भाषाओं में वो द्वितीय भाषा कोई भी हो सकती है। अपन अपने क्षेत्र की बात करें तो हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाता है, इसलिए मातृभाषा का है। जैसे अगर बात करें संस्कृत का हिंदी में अनुवाद, ये एग्जांपल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जैसे हमें संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना हो और हिंदी का किस में अनुवाद करना हो? संस्कृत में अनुवाद करना हो, तो ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, और ये कब किया जा सकता है? आप संस्कृत का अनुवाद हिंदी में कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो? जब हमें व्याकरण के सभी अंगों की पूर्ण जानकारी होगी। व्याकरण के सभी अंगों की विधिवत जानकारी हो या पूर्ण जानकारी हो, विधिवत जानकारी हो, तभी हम किसी चीज का अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विधि, अब ये आप ये सोच के देखो कि इसमें सभी ये छोटी कक्षाओं के लिए हो सकती है क्या? बच्चे ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ये विधि होती है, ये माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। ये माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सर्वप्रथम संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इस विधि को अपनाया, इसी कारण इनका नाम क्या दे दिया? भंडारकर विधि। ये किसके सिद्धांत पे काम करती है? अनुवाद के सिद्धांत पे काम करती है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाया जाता है, बालक को याद करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें द्वितीय भाषा यानी कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी है तो हिंदी में अनुवाद करवाया जाएगा, मातृभाषा में उस बालक को सिखाया जाएगी, इसको संस्कृत में हिंदी में ये बोलेंगे। ठीक है ना, काक को कौवा बोलेंगे, इस तरह वर्णमाला। और संस्कृत जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करना,
तो इसमें क्या किया जाता है, तब पूर्ण मान जाएगी कि जो व्याकरण के सभी अंगों की बालक को विधिवत जानकारी होगी तो ही वो ट्रांसलेट कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और ये कौन से स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए विधि उपयोगी है। ठीक है, अब इस विधि के गुण या दोष देख लेते हैं। ये छोटी छोटी विधियां हैं, जैसे इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये विधियां हैं क्या। ठीक है, तो व्याकरण क्यों काम आती है, व्याकरण दूसरी भाषा सीखने के लिए तो आती है। तो इसके गुण क्या है, तो सबसे पहले है यह द्वितीय भाषा, ये द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है कि हमें दूसरी भाषा सीखनी हो तो उसके लिए ये सबसे उपयोगी है, द्वितीय शिक्षण की विधि। ठीक है, नंबर 1। दूसरी है कि यह शीघ्रता से भाषा सीखने में उपयोगी है, सीखने में उपयोगी है। आपको हिंदी आ रही है, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आपको हिंदी के कुछ शब्द इंग्लिश के शब्दों के साथ मैच करने, इसको ये चीज़ बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा आप समझना प्रारंभ कर दोगे तो धीरे धीरे अगर अभ्यास करते रहोगे तो शीघ्रता से ये भाषा सीखने में उपयोगी है। परंतु एक बात ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल कौन कौन से हैं बताओ, भाषाई कौशल क्या है, आपको बताया था मैंने, सुबोपली, ये उत्तर था, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। भाषाई कौशल का पूर्ण विकास नहीं होता, इसमें पूर्ण विकास नहीं होता। इसमें सिर्फ किस किस का होगा, इसमें सिर्फ लिखने या पढ़ने, इसमें सिर्फ लिखने और पढ़ने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। या तो आपको ट्रांसलेट करवाएंगे, पढ़ना आएगा, या फिर आप लिख सकते हो, बस दो ही चीजें। तो इसमें सुनना और बोलने का प्रयोग नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, एक मैंने पीछे भी मेथड करवाया था, उसमें सिर्फ दोनों सुनने और बोलने का अभ्यास होना था, परंतु यहाँ पर लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। ठीक है, अब नंबर 4 की बात करें तो इसमें छात्रों को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता नहीं होती, करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, ज्यादा सोचना समझना नहीं है, क्योंकि नियम क्या है, कंठस्थ है, आपने रट्टा लगा रखा है, आपको सोचना नहीं है, ये नियम उसमें फिट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्व में निर्मित जो नियम है, सूत्र है, वो बालक को क्या है, पूर्व निर्मित सूत्र बालक को याद होते हैं, याद होते हैं। इसलिए बालकों को क्या करना है, अब ज्यादा सोचना समझना नहीं होता। ठीक है, ये इस विधि के क्या है, गुण, 4 गुण है। तो ये जो 3 नंबर वाला था ये मैंने आपको करवा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकता है व्याकरण अनुवाद विधि में कौन से कौशल का विकास नहीं होता, तो वो आपने देखना है कि कौन से का नहीं होता। फिर अगर दोष की बात करें तो दोष सबसे बड़ा तो यही है कि ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो ये उच्च कक्षाओं दोष, अच्छा सॉरी, हाँ, निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं, ये इसका दोष है, क्योंकि तो बड़ी कक्षाओं के लिए सोचने समझने का काम है, बालक कंठस्थ नियमों को कंठस्थ कर नहीं सकते, छोटे बालक, ये उनके लिए उपयोगी नहीं। फिर अगर बात करें नंबर 2 की, तो ये तो किस पे, यांत्रिक तरीकों पे बल देती है। यांत्रिक तरीकों का मतलब क्या है, रटंत प्रणाली, तो ये तो रटने पर बल देती है, और जो मनोविज्ञान नहीं मानती तो ये रटन प्रणाली पर आधारित है। तो अगर ये रटन प्रणाली पर है तो नंबर 3 की बात होगी, ये कौन सी विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। समझ में आई बात। नंबर 4 की बात करें तो इस विधि में आप ये सोच रहे हो कि हमें पूरी व्याकरण सिखा दी जाएगी, नहीं, इस विधि में व्याकरण को मातृभाषा, इस विधि में व्याकरण को मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना की जाती है, तुलना करके पढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे व्याकरण को मातृभाषा के व्याकरण से तुलना करेंगे तो दोनों में कुछ ना कुछ भेद आएगा। जैसे अगर बात करें, मैं यहाँ हिंदी की व्याकरण का हूँ, मैं पूछ रहा हूँ संज्ञा कितनी है, तो आप बताओगे 3 है जी, परंतु वही मैं तुलना करके पंजाबी में पढ़ाऊँ तो आपको बतानी पड़ेगी 5 है जी, वही मैं इंग्लिश में बताऊँ तो आपको बतानी पड़ेगी 5 है जी। तो यानी ये दोनों में कॉमन फर्क आ जाता है, जिससे व्याकरण क्या होती है, उलझ जाती है। तो ये इसका दोष है कि व्याकरण को मातृभाषा के व्याकरण की तुलना करके पढ़ाते हैं तो बालक असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, नंबर 5 की बात करें, इसमें भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाता है, ओनली व्याकरण पे जोर नहीं दिया जाता। भाषा शिक्षण पर है
जोर न देकर व्याकरण शिक्षण पर जोर, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, व्याकरण शिक्षण पर जोर दिया जाता है, व्याकरण शिक्षण पर जोर दिया जाता है। इसमें भाषा वालों को आ रही है नहीं आ रही, अनुवाद करना सिखाया जा रहा है, तो ये इस मेथड पर काम करती है। तो ये थी आपकी व्याकरण है अनुवाद विधि। नेक्स्ट है आपकी द्विभाषी विधि। जैसा कि नाम से दिख रहा है, द्वि का अर्थ होता है दो, भाषा का अर्थ होता है भाषा, यानी क्या अर्थ हो गया, दो भाषा सीखने के लिए काम में ली जाने वाली विधि। इस विधि के प्रवर्तक कौन है, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इस विधि के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो इस विधि के प्रवर्तक है C.J. डोडसन। अब देखो इसको याद करना पड़ेगा, द्वि का अर्थ होता है दो, दो बार क्या आ रहा है, ड आ रहा है तो डोड, ऐसे याद कर लो, दो बार क्या आ रहा है, डोड, ड दो बार आ रहा है, तो द्विभाषी के प्रवर्तक कौन है, डोडसन। ये जो विधि है ना, ये जो हम पीछे जो पढ़ के आए थे, कौन सी, व्याकरण अनुवाद विधि। एक तो ये पढ़ के आए थे अभी जस्ट ही, व्याकरण अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का अर्थ क्या होता है, जो वस्तु सामने हो, आपने मॉडल आपने पीछे पढ़ा था, पूर्व में अध्ययन किया था कि जो वस्तु है सामने है, सामने दिखा के बालक को पढ़ाई जाए, जैसे एप्पल का चित्र दिखाया जाए, फोटो दिखाया जाए, या उसे ग्लोब दिखा के पृथ्वी के अक्षांश देशांतर विस्तार के बारे में बताया जाए, तो उन विधियों के बीच में सेतु का कार्य करती है। इन दोनों का मिला जुला रूप है, इसके मध्य सेतु का कार्य करती है, इन दोनों को जोड़ती है, अनुवाद भी करवाती है, प्रत्यक्ष भी दिखाती है। तो ये कौन सी विधि है, द्विभाषी विधि है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है दो भाषाओं का प्रयोग, दो भाषाओं का प्रयोग किए जाने के कारण, दो भाषाओं का प्रयोग किए जाने के कारण इसे द्विभाषी विधि कहते हैं। मैं दोबारा समझा देता हूं, आपको इसका प्रवर्तक पूछेगा, कन्फर्म है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो बताएगा कि इन दोनों विधियों के मध्य कौन सेतु का कार्य करती है, दोनों को जोड़ने का काम कौन करती है, तो वो करती है द्विभाषी। कौन सी, व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण में क्या होता है, लाइन दी जाती है, उसका अनुवाद दूसरी भाषा में करना होता है, तो ये भी क्या करवा रही है, दो भाषाओं का ज्ञान करवा रही है। और प्रत्यक्ष विधि में क्या होता था, वस्तु दिखाकर उसके चित्र को, तो ये चित्र दिखाएगा फिर उसका अनुवाद करवाएगा, तो इन दोनों के मध्य द्विभाषी का विधि का किया जाता है। ठीक है, तो इनका मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। अगर इसकी बात करें व्याकरण अनुवाद विधि की, तो ये सबसे प्राचीन विधि है। अगर बात करें तो सबसे प्राचीन विधि है, ये सदियों से चली आ रही है व्याकरण का अनुवाद इसी तरीके से, तो सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है ना, सबसे प्राचीन विधि है। तो सब, और प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में क्या हो रहा था, प्रत्यक्ष विधि में वस्तु को सामने रख कर ज्ञान करवाया जा रहा था, वस्तु को सामने रखकर, वस्तु या इसका कोई मॉडल या प्रारूप सामने रखकर बालक को सिखाया जा रहा था। तो बस इन दोनों का मिला जुला रूप ही है। ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। ये दोनों विधि मैंने आपको पूर्व में इनका विस्तार से अध्ययन करवा दिया, इन दोनों के मध्य इतना ही काम है। ठीक है, तो इसमें अब ये इसके गुण हैं, कौन सी विधि के, तो इन दोनों के गुणों को, दोनों को जोड़ दोगे तो वही निकलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें शिक्षक का समय बचेगा एक तो, ठीक है, उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी बचत होती है किस विधि से, द्विभाषी विधि से। ये अनुवाद करवाएंगे, सामने वस्तु को रख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर है, जैसे अगर बात करें, अब मेरे को पेंटिंग आती नहीं, ठीक है, इस तरह रखा, ठीक है, और यहाँ पे ये रख दिया, एक चित्र रख दिया, ठीक है, और एक भाषा में मैंने लिख दिया एप्पल। अब बालक को न तो इसका पता है न इसका पता है, परंतु उसे हिंदी आती है, हिंदी में आपने उसको सिखाया कि बेटा इसका अर्थ है सेब। अब आपने सेब का अनुवाद करवा दिया उसे, क्या कि उसे एप्पल बोलते हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं, अर्थात आपने व्याकरण का क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। अब एप्पल बोलते हैं बेटा, और एप्पल होता कैसा है, ऐसे, यानी ये फिर क्या होगी, प्रत्यक्ष विधि होगी।
इन दोनों को मिला जुला कर दोनों भाषाओं का क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है। और 2 नंबर की बात करें तो इसमें प्रतिदिन शिक्षक श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग अधिक नहीं करना पड़ता, यानी जो अध्यापक है उसे डेली ऐसे चित्र नहीं दिखाने पड़ते। अब उसे सिर्फ एक बार आपने दिखा दिया, बालक के माइंड में फोटो छप जाएगी। अब भविष्य में उसे कभी भी पूछोगे वो बता देगा कि ये एप्पल है, ये सेब है। ठीक है। अब डेली यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। और नंबर 3 की बात करें, हिंदी में ये काम आती है। तो देखो हिंदी में इसका उपयोग है, हिंदी को विश्व स्तर पर विख्यात बनाने के लिए विधि उपयोगी है। वैश्विक या विश्व स्तर पर वैश्विक स्वरूप, यानी विश्व में लोग हिंदी को जाने, वैश्विक स्वरूप प्रदान करने में ये विधि उपयोगी है। नंबर 4 की बात करें, 2 भाषाओं का ज्ञान किससे होना चाहिए। तो ध्यान रखना, पर्यटन का जो क्षेत्र है, जो पर्यटक गाइड वगैरह होते हैं, द्विभाषी होना जरूरी है। पर्यटन आदि में उपयोगी होती है ये विधि। पर्यटन आदि का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए दोनों भाषाएं आनी जरूरी है, हिंदी भी आनी जरूरी है और विदेशी भाषा आनी भी जरूरी है। तो वहाँ पर ये उपयोगी होती है। अगर इसके दोष की बात करें कि इस विधि का दोष क्या है, तो देख लेते हैं दोष क्या है। ये छोटी छोटी विधियां हैं, जो बड़ी विधियां थी वो मैंने शुरू में करवा दी ताकि आपको ऐसा नहीं लगे। इसके बस जो प्रवर्तक वगैरह ही याद करना आपको। इसमें इसके दोष क्या हैं, तो इसमें चिंतन पर कम बल, चिंतन या सोचने का मौका क्या कम होता है। ठीक है। और सोचने का मौका कम होता है तो चिंतन शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सोचेगा कम, चिंतन शक्ति नष्ट हो जाएगी। सोचेगा बहुत कम, क्योंकि उसके माइंड में फोटो छवि कर गई, अर्थात सोचने का कार्य नहीं है इसमें। तो इसमें चिंतन की शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाएगी। 2 नंबर की बात करें तो इस विधि में आपको पठन व लेखन, अभी देख लेना, ये देख लेना, पहले वाली में ये काम में के थे व्याकरण अनुवाद विधि में, परंतु यहाँ पर पठन व लेखन कौशल की उपेक्षा कर दी जाती है, उपेक्षा कर दी जाती है। व्याकरण विधि में यही तो था, व्याकरण अनुवाद विधि में लिखना और पढ़ना है ही नहीं, आपको तो बोलना और सुनना ही है। तो इस विधि में ये होता है। नंबर 3 की बात करें तो मातृभाषा है, आपने चाहे पंजाबी ली है चाहे हिंदी ली है, आपकी जो मातृभाषा है के समान, मातृभाषा के समान शुद्ध शब्द बतलाना, ये दिक्कत हो जाती है इसमें। ठीक है। और ये हर जगह संभव ही नहीं है कि आप उसकी जगह हर जगह आप उसका इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिखाओ या संस्कृत में आप उसका अनुवाद करके बताओ, ये हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारे शब्द हैं जिनका अनुवाद हो ही नहीं सकता। जैसे सिम है, अब सिम है तो वो सिम ही मानी जाएगी, आप उसे कैसे कर सकते हो। जैसे रेलगाड़ी है तो आप उसे 2 पथगामी नहीं बोलोगे तो आप अटपटा लगेगा। यानी हर जगह जरूरी नहीं है कि उन शब्दों का ज्ञान दिया जाए। जैसे अब ये टेम्पो है, टेम्पो ही बोलोगे, 2 पहिया वाहन कौन बोलता है, 3 पहिया वाहन कौन बोलता है। तो यानी जो चीज़ है उसका मातृभाषा के समान शुद्ध शब्द बताना कठिन होता है इस भाषा में। यानी जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को वो मत उसमें कन्वर्ट करके बताएं। तो इसमें क्या होता है, समय अधिक लगता है, समय अधिक, और बार बार अभ्यास की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यानी बार बार वो अभ्यास करेगा तो ही वो सीख पाएगा, नहीं तो वो नहीं सीख पाएगा। तो ये आपकी द्विभाषी विधि थी। आगे हम पढ़ेंगे ध्वनि साम्य विधि। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को बताएं कि इस तरह से हम शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय राजस्थान, जय भारत।